सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारे देश भारत के बारे में, जो एक बहुत ही सुंदर और एक अनोखा देश है। यह विश्व में एक अपनी अलग ही पहचान रखता है। आर्यों के राजा भरत के नाम पर इस देश को भारत कहा जाता है और भारत की जानकारी सभी नागरिकों को, सभी विद्यार्थियों को होना आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश है। यह देश अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का भाग है। ये भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की। ये भारत देख रहे हो आप, ये भारत की सीमा है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह है और ये भारत की स्थिति बताएगी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। हमने बात करी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये जो 0 डिग्री है इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत रेखा कहा जाता है। और इस 0 डिग्री से 90 रेखाएं अक्षांश ऊपर होती हैं और 90 रेखाएं नीचे होती हैं। ऊपर वाले भाग को, इस 0 डिग्री से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इस वाले पूरे भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ये है उत्तरी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री से नीचे वाले भाग को 90 डिग्री या 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक के भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ये गोलार्ध हो गया। और यदि भारत की बात करें तो भारत इस जगह पर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति ये यहाँ पर आएगी। भारत यहाँ पर स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है कि भारत की इन उत्तर से दक्षिण, ये है उत्तरी भाग और ये है दक्षिणी भाग। ये वाला हिस्सा किस अक्षांश रेखा को छूता है और ये वाला किस अक्षांश रेखा को छूता है? तो ये छूता है 8 डिग्री 4 मिनट से। मतलब हमारी सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट से। तो ये जम्मू कश्मीर वाला जो उत्तरी हिस्सा है ये छूता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको क्या लिखेंगे हम? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों लिखेंगे? उत्तरी अक्षांश इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हमारा अक्षांश विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश। इन रेखाओं का जो महत्व है, किसी देश की जलवायु के निर्धारण में अक्षांश रेखाओं का सहारा लिया जाता है और या उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण उसको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अब हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। देशांतरी विस्तार का मतलब होता है, ये प्रश्न तो बन गया एक, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका सीधा सीधा उत्तर आएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब दूसरा प्रश्न आपका एक और मैं बता रहा हूँ, ये है देशांतर रेखाएं। ये प्रधान मध्याह्न रेखा और ये देशांतर रेखा है। इस रेखा से इधर वाले भाग को कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाले भाग को कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। अब एक और प्रश्न आ जाएगा कि भारत किस देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इस रेखा से इधर वाले भाग को पूर्व कहा जाता है, इसलिए भारत पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। पूर्वी गोलार्ध भी हम कह सकते हैं कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति यहाँ पर है। देशांतरी विस्तार हम देखते हैं, ये वाला जो गुजरात का ये वाला हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश का ये वाला हिस्सा, ये 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री, इसको डिग्री कहते हैं और भूगोल में इसको मिनट कहते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है तो ये यहाँ तक जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। हम पूर्व की ओर जा रहे हैं, पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं, तो हम पूर्वी देशांतर इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। अब भारत का एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया कि भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार बताइए। तो हम लिखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार लिखिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। दूसरा समय इसका आ जाएगा कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक
तक, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो कोई पूछे भारत की लंबाई बताइए, तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। भारत की चौड़ाई बताइए पूर्व से पश्चिम, 2933 किलोमीटर। ये जानकारी आपको यहाँ पर आ गई होगी। अब एक बात और आती है, भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है? मानक समय का मतलब होता है कि इन देशांतर रेखाओं का जो महत्व है, इनका महत्व है समय का निर्धारण। किसका निर्धारण? समय का निर्धारण इन रेखाओं के द्वारा किया जाता है। और एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होते हैं और 15 देशांतर रेखाओं बराबर 1 घंटा होता है, मतलब 1 डिग्री 1 घंटा होता है। तो अगर हम इन देशांतर रेखाओं का मतलब देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है और गुजरात में बाद में होता है। तो यहाँ से यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर आता है, मतलब 2 घंटा यहाँ पहले और 2 घंटा यहाँ बाद में। और जैसे जैसे हम अक्षांश रेखाओं, जैसे यहाँ पर 68, फिर 69 पर 70, तो टाइम दिक्कत आएगी। तो हम क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा या मानक समय का निर्धारण किया जाता है 7 के गुणांक से। मतलब 68 डिग्री को भी जोड़ दो, 97 को भी जोड़ दो और उनको में उसमें 2 का भाग दे दो। इसका जो भी योग आए उसमें 2 का भाग दे दो, तो हमारी रेखा आई 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांत। इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा बताइए, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाएं लगभग यहाँ से गुजरेगी और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। अब इस रेखा से, मतलब इस रेखा के आधार पर संपूर्ण भारत की घड़ियाँ चलती हैं। घड़ियों का निर्धारण किया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। आपसे कोई पूछे भारत की मानक समय रेखा का क्या नाम है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। ये प्रश्न बहुत बार कंपटीशन परीक्षा में भी पूछा जाता है। बहुत बार अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी पूछा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं का क्या महत्व होता है, तो देशांतर रेखाओं का महत्व है समय के निर्धारण में। अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व होता है? किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करने में। अब हम बात करते हैं, ये जो मानक समय रेखाएं कितने राज्यों से गुजरती हैं? 5 राज्यों से गुजरती हैं। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से ये रेखा गुजरती है। और ये सबसे निकट निकली मिर्जापुर के निकट उत्तर प्रदेश से निकलती हैं। अब दूसरी बात आ गई, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? एक 23.5 डिग्री यहाँ से ऐसे एक रेखा गुजरती है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, उसको कहा जाता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। क्या कहा जाता है इसको? कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा। इसे कहा जाता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होती है? 8 राज्यों से। ये याद होना चाहिए, छोटी छोटी जानकारी। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। यदि हम इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तार देखेंगे तो गुजरात से ये गुजरेगी, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की लंबाई और चौड़ाई बताइए। मैंने आपको बताई दी, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है और चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पड़ोसी देश कि भारत की कौन कौन से देश है जिसकी सीमा लगती है, तो इसका एक बहुत बढ़िया सूत्र है BCNMBA। देखो, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण PSC जैसी या बड़ी बड़ी वर्ग 1 में, भूगोल में या अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है, तो हमारी सबसे ज़्यादा सीमा ये आप देख रहे हो, ये बांग्लादेश है, जो 1972 में से पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये जो हिस्सा है, इस देश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर इससे लगती हैं। और सबसे कम सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ।
तो देखो, बांग्लादेश से हमारी सीमा लग रही, चीन से हमारी सीमा लग रही, पाकिस्तान से हमारी सीमा लग रही, नेपाल से हमारी सीमा लग रही, भूटान से हमारे देश की सीमा लग रही, म्यांमार से हमारे देश की सीमा लग रही, अफ़गानिस्तान से हमारे देश की सीमा लग रही। यहाँ पर अफ़गानिस्तान 106 या 107 किलोमीटर है मात्र, ये सीमा लग रही। उसके बाद एक जली सीमा वाला राज्य है, देश है श्रीलंका, जिसे पूर्व का मोती कहा जाता है। ये श्रीलंका के साथ भी हमारी सीमा, जली सीमा लग रही। इस प्रकार कुल 8 देशों की सीमा हमारे देश के साथ लगती है। कितने देशों की सीमा? 8 देशों की सीमा। इसी के बाद हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। यहाँ इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। इन रेखाओं का नाम आपको याद होना चाहिए। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ड्यूरंट रेखा। इस प्रकार इन रेखाओं का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो आपको एक याद करना है, बचपन MBA। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा आएगा, सबसे अधिक लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? मैंने आपको बता दिया बांग्लादेश के साथ लगती है। अब हमारा प्रश्न है तटीय राज्यों के नाम लिखिए। देखिए, तटीय राज्यों का मतलब होता है समुद्र के किनारे स्थित राज्यों के नाम बताइए। तो समुद्र के किनारे आप मैप में देखिए, समुद्र के किनारे गुजरात वाला हिस्सा, महाराष्ट्र वाला, ये गुजरात हो गया आपका, ये महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया आपका, ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और यही प्रसिद्ध चिल्का झील और पश्चिम बंगाल। इतने राज्यों की सीमा तट से लगती हैं। और इसमें भी PSC का IMP प्रश्न है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और यदि वो पूछ ले कि सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 2 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो गए। आपसे प्रश्न पूछे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य का नाम बताओ, गुजरात। और गुजरात कर्क रेखा भी है, कच्छ आप रन भी है, यहाँ पर 2-3 प्रश्न बहुत बनता है, कराची बंदरगाह भी है यहाँ पर। तो ये 2-3 प्रश्न मैप के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये इतने राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्यों की सीमा तट के साथ लगती हैं। भारत की कितने राज्यों की सीमा तट से लगती हैं? 9 राज्यों की सीमा तट से लगती हैं। इस प्रकार ये भारत की हमने सामान्य जानकारी जो परीक्षा में पूछी जाती हैं आपको बताई। ये सभी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मानक समय रेखा का निर्धारण कैसे करते हैं ये भी बता दें। 97 डिग्री और 68 डिग्री को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो तो 82 डिग्री 30 मिनट आएगा। मानक समय का मतलब होता है देशांतर रेखाओं के अलग अलग होने से समय में के निर्धारण में बहुत समस्या आती है। इसलिए पूरे देश को एक मानक समय रेखा में विभाजित किया गया है कि जो मानक समय रेखा पर समय का निर्धारण करेगी उससे पूरे देश की घड़ियाँ चलेगी। इसी प्रकार मैप में भी मैं आपको बता दूं बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसका निर्माण ज्वालामुखी या भूकंप क्रिया के द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। और यह लक्षद्वीप है जिसका निर्माण प्रवाल जीवों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। इधर वाले भाग को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है जो मैप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल की खाड़ी। और इसे कहा जाता है अरब सागर, और अरब सागर का ही एक भाग है यहाँ, इसे कहा जाता है खंपात की खाड़ी। खंपात की खाड़ी जो नर्मदा नदी निकलती है ये खंपात की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार ये है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये जो आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ये इसी के भाग हैं, ये अलग नहीं है। इसके ही 2 भाग है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर के ही भाग है। में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है मैप में, पाक जल संधि। जल संधि का मतलब होता है एक संकीर्ण क्षेत्र को जोड़ती है, दो भागों को जोड़ती है। ज़्यादा जल इधर भी है, ज़्यादा जल इधर भी है, इसके बीच के भाग को जोड़ने वाली जहाँ से नौकाएं या जहाज निकलते हैं यहाँ, इसे जोड़ने वाले क्षेत्र को जल संधि कहते हैं। 2 बड़े जल भाग को एक संकीर्ण जल भाग के द्वारा जोड़ा
जोड़ा जाता है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है और एक मन्नार की खाड़ी भी है। दोनों प्रश्न मैप में पूछा जाता है। मन्नार की खाड़ी यहाँ आ जाएगी और पाक जल संधि यहाँ पर आ जाएगा। धन्यवाद।